हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल्स में। इस YouTube चैनल के PYQ सीरीज के अंदर आज हमारा पार्ट है रोटेशनल मोशन का पार्ट 3। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। अगर अब तक आप लोगों ने हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है द मोमेंट ऑफ अ फोर्स। देखिए हमें एक F वेक्टर दिया गया है जिसकी वैल्यू हमारे पास है 4i plus 5j minus of 6k which act at a point 2, 0, -3। ऐसे समझे कोई भी एक पॉइंट है जहां पे हमारे पास एक फोर्स लगा हुआ है। एक रैंडम वे में हमने फोर्स को दिखा दिया कि इस तरह से फोर्स लगा हुआ है, इस पॉइंट पे फोर्स एक्ट कर रहा है। अबाउट द पॉइंट, जिस पॉइंट के अबाउट हमें टॉर्क कैलकुलेट करना है उसके कोऑर्डिनेट हम लिखते हैं 2, -2, -2 और इसको हमने लिखा दिस इज इक्वल्स टू आर वेक्टर। तो टॉर्क कैलकुलेट करने के लिए हमें आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर करना होता है। तो आर वेक्टर कैलकुलेट करने का तरीका है हेड के कोऑर्डिनेट में से टेल के कोऑर्डिनेट माइनस करें, तो 2 में से 2 माइनस करें, 0i हो गया। 0 में से -2 माइनस करें तो +2j हो गया। -3 में से -2 माइनस करें तो -k हो गया। ठीक है, क्या क्या हमने 2 में से 2 माइनस किया, 0 में से 2 माइनस किया, -3 में से -2 माइनस किया, जिससे हमारे कोऑर्डिनेट्स बने। अब हमें टॉर्क लिखना है, तो टॉर्क हमारा होता है R क्रॉस F, जिसको एक मैट्रिक्स बना के सॉल्व करना होगा। इस मैट्रिक्स में सबसे पहले हम I लिखेंगे, फिर J लिखेंगे, फिर K लिखेंगे। हम I के R के कोऑर्डिनेट पुट करें तो ये हो गया 0, 2, -1 और फोर्स के कोऑर्डिनेट हमारे पास है 4, 5 एंड -6। ये हमारा एक मैट्रिक्स बन गया जिसे हमें सॉल्व करना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने I लिखा, यहाँ पे देखिए 2 into -6 is -12, -1 and 5 is -5, तो ये +5 हो गया। फिर -j, 0 का मल्टीपल यहां इससे करें तो 0 हो गया, माइनस लगाया, -1 का मल्टीपल इसमें कर तो -4 हुआ, इसे +4 लिखेंगे। 0 का मल्टीपल 5 में क्या है, 0 हो गया। 2 का मल्टीपल 4 में क्या, तो ये 8 हो गया। तो आंसर हमारे पास आ रहा है -7i, -4j, -8k, which is coming in the option number 4. The answer is -7i, -4j, -8k. A solid sphere is in pure rolling motion. In rolling motion, a body possesses translational kinetic energy as well as the rotational kinetic energy simultaneously. The ratio of the translational to the translational plus rotational kinetic energy for the sphere is, देखिए किसी भी बॉडी की जो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है उसका फॉर्मूला होता है हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का होल स्क्वायर। और जो काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल प्लस काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास हाफ m वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर 1 + k²/r²। अब क्वेश्चन ने कहा है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल टू द व्हाट इज द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल प्लस काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल। तो सॉल्व करें तो ये आता है 1/1 + k²/r²। अब क्वेश्चन ने कहा है कि ये हमारे पास एक सॉलिड स्फीयर है और सॉलिड स्फीयर के लिए k²/r² की वैल्यू 2/5। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 5/7, which come in the option number 2. A solid sphere is rotating freely about its symmetrical axis in a free space. The radius of the sphere is increased, keeping its mass same. Which of the following physical quantity will remain constant for the sphere? देखिए क्वेश्चन में कहा गया दिस इज रोटेटिंग इन फ्रीली। फ्रीली का मतलब होता है इसमें किसी भी तरह का एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, क्योंकि यहाँ पे फ्री स्पेस कहा गया है। अगर हमारे पास किसी भी तरह का एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो इसका मतलब हमारे पास किसी भी तरह का एक्सटर्नल टॉर्क भी नहीं है। और जहां पे एक्सटर्नल टॉर्क नहीं होता वहां पे एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है। तो वी विल जस्ट राइट द एंगुलर मोमेंटम विल रिमेन कंजर्व। द ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। A disc of radius 2m and the mass 100 kg rolls on a horizontal floor. The center of mass has a speed of 20 centimeter per second. How much work is needed to stop it?
तो किसी भी बॉडी को स्टॉप करने के लिए वर्क डन जो होता है वो इसका लॉस इन काइनेटिक एनर्जी होता है। जितनी इसकी काइनेटिक एनर्जी है वो अगर हम बंद कर देंगे तो ये रुक जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है रोलिंग में हाफ mv² 1 प्लस k² बाय r² बिकॉज इट इज रोलिंग। तो हाफ इंटू मास की बात करें, क्वेश्चन ने 100 kg दिया है। वेलोसिटी की बात करें तो 20 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो स्क्वायर होने की वजह से 2 बार लिखते हैं हम। डिस्क होने की वजह से k² बाय r² की वैल्यू हुई हाफ हमारे पास। इस 100 से ये 100 कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गए, 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो यहां आपके पास 2 बचता है और यहां आ रहा है आपके पास 3/2। तो सॉल्व करके हमारे पास आंसर आ रहा है 3 जूल इज अ वर्क डन टू स्टॉप द डिस्क। A solid cylinder of mass 2 kg and the radius 4 centimeter is rotating about its axis at a rate 3 rpm। 3 rpm का मतलब है 3 revolution per minute, जिसको हमें लिखना होता है 3 into 2 pi by 60 रेडियन पर सेकेंड। 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, you will just write pi by 10 रेडियन per second is its angular speed। The torque required to stop after the 2 pi revolution is, देखिए 2 pi revolution में भी चलें तो एंगल आपके पास 2 pi revolution कहे गए हैं। हमें revolution नहीं लिखना, हमें रेडियन में लिखना है, तो इसको फिर से 2 pi से मल्टीपल करेंगे, ये रेडियन बन जाएगा। सो आंसर इज 4 pi² रेडियन इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अभी कहता है अगर इसका थीटा इतना है, ओमेगा इतना है, तो उसको रोकने के लिए हमें कितना टॉर्क चाहिए होगा। तो हम ऐसे कहते हैं फाइनल ओमेगा² इज इक्वल्स टू इनिशियल ओमेगा²। इट वाज इनिशियल ओमेगा प्लस 2 अल्फा थीटा। यहां से हम पहले अल्फा ढूंढेंगे, फिर अल्फा को मोमेंट ऑफ इनर्शिया से मल्टीपल करेंगे, इससे वो टॉर्क बन जाएगा। तो फाइनली ये स्टॉप कर दिया गया। इनिशियली ये पाई बाय 10 ओमेगा से रोटेट कर रहा था, तो स्क्वायर लिखा, रिटार्ड हो रहा है इसलिए माइनस लगाया। अल्फा पता करेंगे और थीटा की वैल्यू है 4 pi²। तो ये आपके पास हो गया pi² डिवाइड बाय 100 इज इक्वल्स टू 8 अल्फा pi²। pi² से pi² कैंसिल आउट कर सकते हैं और अल्फा की वैल्यू आ गई 1/800 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। बट क्वेश्चन ने हमें अल्फा नहीं पूछा है, क्वेश्चन हमें टॉर्क पूछा है। तो टॉर्क की अगर हम बात करें तो टॉर्क के लिए फॉर्मूला होता है हमारा आई अल्फा। आई है मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो कि सॉलिड सिलेंडर होने की वजह से mr²/2 होगा, और अल्फा हमने कैलकुलेट कर लिया है, मास की वैल्यू 2 है, रेडियस 4 सेंटीमीटर है, तो 4/100 इंटू 4/100 फिर से करते हैं अपने, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया, डिवाइड बाय 2 इंटू अल्फा इज 1/800। अब इसको सॉल्व करें तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 4 से 8 कैंसिल हुआ 2 टाइम्स, 2 से ये कैंसिल हुआ 2 टाइम्स, सो यू आर गेटिंग 2 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस ऑफ 6। 2 into 10 raised to power minus of 6 Newton into meter is required torque to stop this disc. A solid cylinder of mass 2 kg and radius 50 centimeter rolls up an inclined plane of angle of inclination 30 degree. The center of mass of the cylinder has a speed of 4 meter per second. The distance traveled by the cylinder on the inclined surface will be. देखिए ऐसे समझिए ये एक इंक्लाइन प्लेन है जिसका इंक्लिनेशन हमें 30 डिग्री दिया हुआ है। यहाँ पे एक सिलेंडर रोल डाउन करता हुआ ऊपर की तरफ जा रहा है और कहीं पे जाकर स्टॉप हो जाएगा। अगर ये स्टॉप हो जाएगा तो किसी h हाइट पे इसकी जितनी भी काइनेटिक एनर्जी है वो पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगी और ये कुछ l लेंथ ट्रैवल करके ऊपर चला जाएगा। तो हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी बनी, तो हम कहते हैं mgh बनी। काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, तो ये रोल डाउन करने की वजह से इसकी काइनेटिक एनर्जी थी हाफ mv² 1 प्लस k² बाय r²। m से m कैंसिल आउट करते हैं, g की वैल्यू 10 ली, हाइट हम पता करेंगे हाफ। द वेलोसिटी इज गिवन एज 4 मीटर पर सेकेंड, तो 4 स्क्वायर करते हैं, 1 प्लस सॉलिड सिलेंडर होने की वजह से k² बाय r² की वैल्यू हाफ हो गई यहाँ पे। तो आगे h इज इक्वल्स टू 4 स्क्वायर इज 16 बाय
20 इंटू 3/2 यहां तक पहुंच गए वो अपने। अब इसकी कैलकुलेशन हमें करनी है, एक बार कैलकुलेशन चाहे यहीं रहने दीजिए, बाद में पूरा कर लेंगे इसको। अब क्वेश्चन ने पूछा इसने कितनी लेंथ ट्रैवल करी, इसने ये नहीं पूछा कितनी हाइट गेन करी है। लेंथ के लिए हमने फॉर्मूला लगाया sin 30 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस इज इक्वल्स टू h डिवाइड बाय sin 30। sin 30 की वैल्यू लिखेंगे तो ये होगा h बाय हाफ, दैट विल बिकम 2h। अब हम क्या करते हैं, L कैलकुलेट करने के लिए h की वैल्यू यहां से पुट करते हैं, जो कि यहां से ये कट हुआ 8, ये कट हुआ 4 यहां पे हमारे पास h की वैल्यू आई 12/10, तो दिस इज 12/10 मल्टीपल किया तो आंसर इज कमिंग एज 2.4 meter. It raised by height 2.4 meter, which come in the option number 4. Find the torque about the origin when the force is 3J Newton acts on a particle whose position vector is 2K. ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए टॉर्क आपके पास है R क्रॉस F, R की वैल्यू सिंपल है 2K कैप क्रॉस ये आपके पास है 3J कैप, तो 2 इंटू 3 6 हो गया। अब अगर हम J क्रॉस K इनकी बात करें तो ये एक ऑर्डर होता है, I को J से मल्टीपल करें तो K आता है, J को K से मल्टीपल करें तो I आता है, लेकिन हमने K को J से मल्टीपल किया हुआ है, रिवर्स किया है, तो इसलिए आंसर आएगा माइनस ऑफ I, तो आंसर इज -6I विच कम इन द ऑप्शन नंबर 4। A uniform rod of length 200 centimeter and the mass 500 gram is balanced on a wedge placed at a 40 centimeter mark। यहाँ पे हमने एक wedge पे इसको बैलेंस किया हुआ है। A mass of 2 kg is suspended from the rod at a 20 centimeter and the another unknown mass m is suspended from the rod at 160 centimeter mark as shown in the figure. Find the value of m such that the rod is in equilibrium। देखिए एक चीज ध्यान रखिए, पूरी रोड का मास है 200 सेंटीमीटर और ये यूनिफॉर्म रोड होने की वजह से जहां इसका 100 सेंटीमीटर पूरा होगा वहां पे इसका वेट हैंग होगा, और वेट जो हमें दिया गया है, क्वेश्चन ने कहा है कि द वेट इज इक्वल्स टू दैट इज 500 ग्राम, तो 500 ग्राम का मतलब हम इसे हाफ केजी कह सकते हैं। ठीक है, हाफ केजी इसका वेट हो गया। अब अगर ये रोड इक्विलिब्रियम में है तो इसका मतलब इसके नेट फोर्स सारे जीरो होने चाहिए। नेट फोर्स जीरो होने का मतलब होता है कि अगर हम सारे अपर फोर्स और डाउनवर्ड फोर्स की बात करें तो बैलेंस करने हैं, नंबर 1 बात। और दूसरी बात, अगर ये इक्विलिब्रियम है तो इसका टॉर्क जीरो होना चाहिए। तो एक काम करते हैं, जहां पे ये वेज है ना, इसी के अबाउट हम टॉर्क ले लेते हैं और इसको जीरो करते हैं, तो हम कहते हैं टेकिंग द टॉर्क अबाउट O एंड पुट इज इक्वल टू 0। टॉर्क अबाउट O में क्या होता है, जो लेफ्ट साइड वाला वेट है वो इसको इस तरह से रोटेट कराएगा, राइट साइड का जो टॉर्क है वो इसको इस तरह से रोटेट कराएगा, क्योंकि राइट साइड वाला जो वेट है वो इसे नीचे गिरा देगा राइट साइड से, और लेफ्ट साइड का वेट जो है वो इसे नीचे गिरा देगा लेफ्ट साइड से। तो टॉर्क है हमारे पास, तो हम ऐसा कह सकते हैं जितने भी हमारे पास क्लॉकवाइज टॉर्क हैं वो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क को बैलेंस करेंगे, इसलिए ही हमारा टोटल टॉर्क जीरो होगा। तो लेफ्ट साइड से अगर हम टॉर्क लिखें तो 20 सेंटीमीटर पे वेट है और 40 सेंटीमीटर पे वेज है, तो दोनों के बीच का गैप 20 सेंटीमीटर हो गया, तो हम कहते हैं इसका 2 kg का हुआ 20 न्यूटन फोर्स और बीच का गैप हुआ 20 सेंटीमीटर, चाहे तो इसे मीटर में लिख लेते हैं, इज इक्वल्स टू। राइट साइड में चलें तो एक हमारा हाफ kg का वेट है, जिसको अगर हम mg की फॉर्म में लिखें तो mg हाफ इंटू 10 हो गया, जो कि 40 सेंटीमीटर पे वेज है और 100 सेंटीमीटर पे लगा हुआ है, तो बीच की डिस्टेंस 60 सेंटीमीटर हो गई, डिवाइड बाय 100 प्लस नेक्स्ट हमने एक mg हैंग किया हुआ है जो कि 160 सेंटीमीटर पे है, वेज 40 सेंटीमीटर है, तो बीच का डिस्टेंस 120 सेंटीमीटर हो गया, तो डिवाइड बाय 100। फिर से चेक करें, ये जो डिस्टेंस है ये 20 सेंटीमीटर है, ये जो डिस्टेंस है वो 60 सेंटीमीटर है, और ये जो डिस्टेंस है वो हमारे पास 120 सेंटीमीटर है, जो कि हमने हर फोर्स में मल्टीपल करा। अब 100 सारे कैंसिल आउट कर देते हैं, 0 0 और 0, जी की वैल्यू 10 है, ये भी 0 कैंसिल कर लेते हैं, उसके बाद 0 0 0 ये भी कैंसिल आउट हो गया। यहां पे पास है 2 इंटू 2 इज 4 इज इक्वल्स टू 3 इज इक्वल्स टू 12m। 3 को इधर लाते हैं, ये 1 हो गया, 1 इज इक्वल्स टू 12m,
So mass is coming as 1 by 12 kg. This is the answer, which is the unknown mass m is suspended from the right side. From a circular ring of mass m, लेट्स सपोज करिए ये आपके पास एक रिंग है जिसका मास m है और रेडियस r है. An arc corresponding to angle 90 degree sector is removed. ऐसे समझिए कि यहां से ये वाला जो आर्क है ये हमने रिमूव कर दिया, ठीक है. और ये आर्क रिमूव करने के बाद में द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर of the ring and perpendicular to the plane of the ring is k times mr square, then the value of k is. देखिए इनिशियली जब हमने कट नहीं किया तो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहेगा रिंग होने की वजह से mr स्क्वायर. अब जब हम इसे कट कर देंगे तो कट करने के बाद कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर हमें दिखाई देगी और इस स्ट्रक्चर के अंदर में 90 डिग्री कट करने की वजह से इसका जो मास होगा वो 3/4 m रह जाएगा. एक्सिस वहीं पे ही है, हर मास की डिस्टेंस अभी भी वहीं है. तो नया जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा जाएगा वो आएगा 3/4. मास हट की जगह पे हमने 3/4 कर दिया, बाकी एज इट इज फॉर्मूला विल बी mr स्क्वायर. तो हम कहेंगे दैट इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ mr स्क्वायर. अगर दोनों को कंपेयर करें तो k की वैल्यू जो है वो हमारे पास 3/4 आ रही है, विच इज कम्स इन द ऑप्शन नंबर 1. When a man stands on the turntable stretching with two equal loads in his hand and rotate, then he folds his arm. देखिए ऐसा कहा गया है, कोई एक मैन है जो कि एक सर्कुलर टर्न टेबल पे इस तरह से स्टैंडिंग पोजीशन में है और ये टर्न टेबल ऐसे रोटेट हो रहा है. इसके हाथ दोनों इस तरह से स्ट्रेचिंग कंडीशन में है और इन्होंने थोड़ा वेट अपने हैंड्स में होल्ड किया हुआ है. देन ही फोल्ड हिज आर्म. अगर ये अपने हैंड्स को इस तरह से करके इस तरह से फोल्ड कर ले, डाउन कर ले, ये इकट्ठा कर ले, तो क्या चीज कंजर्व रहेगा. देखिए यहाँ पे फिर से हम कहते हैं किसी भी तरह का हमारे पास एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो किसी भी तरह का एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है, और टॉर्क नहीं है तो हमारा एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा. तो वी विल से द कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज एप्लीकेबल हियर. तो यहाँ पे हमारा एंगुलर मोमेंटम जो है वो कांस्टेंट बना रहेगा. और दूसरा इसमें पूछा गया और क्या क्या चीज यहाँ पे कंजर्व रहेगी. तो अगर और की बात करें तो देखिए एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहा है, तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला था आई ओमेगा, ये हमारा कांस्टेंट हो गया. जैसे ही पर्सन ने अपने हैंड को फोल्ड किया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो गया क्योंकि मास बॉडी के पास आ गया. तो फिर हम कहते हैं अगर आई कम करेंगे तो फिर ओमेगा को इंक्रीज करना पड़ेगा. तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व एंड एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीजेस, विच कम इन द ऑप्शन नंबर 3. सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर. Four identical rod each of mass m and the length l form a square as shown in the figure. The moment of inertia of the system about diagonal of the square क्या होगा. देखिए काम करिए आप ना एक बार एक रोड के मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करते हैं जिसके एक्सिस एंड से पास कर और 45 डिग्री बना रहा है. तो किसी एक रोड की बात करें तो किसी एक रोड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड के अबाउट होता है ml स्क्वायर बाई 3, और कोई एंगल बन जाए एक्सिस के साथ में तो ये हो जाता है साइन स्क्वायर थीटा. तो साइन स्क्वायर थीटा इज 45 डिग्री. तो साइन 45 की वैल्यू आपके पास है 1/2. तो अपने मल्टीपल किया 1/2 का तो ये हो गया 1/6 ml स्क्वायर. तो दिस इज फॉर ईच रोड. तो अगर हम कहें व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर दिस स्क्वायर, अगर हम बात करें दिस स्क्वायर फ्रेम, so you will say there are 4 rods, so 4 into 1/6 ml square. So answer is coming as 2/3 ml square, which is in the option number 1. The angular speed of a flywheel moving with the uniform angular acceleration changes from 1200 rpm to the 3120 rpm in 16 seconds. What is the angular acceleration radian per second square? देखिए यू कैन अप्लाई द फॉर्मूला ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट इज इक्वल्स टू अल्फा इंटू टी.
तो ये हमारे पास 31R0 आरपीएम बाद में हुआ, पहले हमारे पास 1200 आरपीएम था। आरपीएम में डेटा नहीं रखना, हम इसे रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। रेडियन के लिए इसे 2 × 60 से मल्टीपल किया इज इक्वल्स टू अल्फा एंड द टाइम टेकन इज 16 सेकेंड। ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि इसको माइनस करने के बाद में हमारे पास इसमें कितना अल्फा है वो ढूंढना है। तो 3120 में से सबसे पहले हमने 1200 माइनस करना है, तो ये हमारे पास हो गया 1920 इंटू पाई बाय कट किया 30 हो गया, और जैसे 16 को भी हम यहाँ पे डिवाइड में लेके आएंगे तो अल्फा विल बी दिस वन। तो अगर हम इसे 16 से डिवाइड कर दें तो ये आपके पास आ रहा है 120 इंटू पाई बाय 30। मैंने क्या किया, 16 से इसको कट किया, ये 120 बन गया है इज इक्वल्स टू अल्फा। सो अल्फा इज कमिंग एज 30 को कट किया 4 पाई रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर इज आवर राइट आंसर। The ratio of radius of gyration of a thin uniform disk about an axis passing through the center। तो अगर हम डिस्क के रेडियस ऑफ गायरेशन की बात करें तो डिस्क के मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr²/2, तो इसका रेडियस ऑफ गायरेशन होता है r/√2 फॉर द डिस्क एंड द नॉर्मल टू इट्स प्लेन टू द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ अ डिस्क अबाउट इट्स डायमीटर। तो पहला है द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ थिन यूनिफॉर्म डिस्क। पहले आप ऐसे करिए कि एक डिस्क बना लीजिए, ऐसे एक डिस्क बनाते हैं अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर नॉर्मल टू इट्स प्लेन। ऐसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया के अबाउट इसका डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr²/2। तो इसका रेडियस ऑफ गायरेशन लिखा जाए तो रेडियस ऑफ गायरेशन जो ऊपर मैंने लिखा है, रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ अ डिस्क दैट विल बी इक्वल्स टू r/√2 होगा। अब कहते हैं द रेडियस ऑफ गायरेशन अबाउट द डिस्क अबाउट द डायमीटर। तो इसका मतलब नेक्स्ट लेवल में कहता है आपने ना ये वाला एक्सिस बनाना है, तो उस केस में हमारा डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr²/4। तो अगर इसमें रेडियस ऑफ गायरेशन अगर हम लिखें डिस्क का सेकेंड लेवल पे तो वो आता है r/2। तो क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट इट्स रेशियो। तो रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ द डिस्क इनिशियली एंड द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ द डिस्क फाइनली दैट विल बी इक्वल्स टू r/√2 divided by r/2। तो 2 divided by 1 is the right answer which come in the option number 1. The ratio of moment of inertia of two sphere about their diameter having the same mass and the radius are in the ratio 1:2 is। तो क्वेश्चन ये कह रहा है, देखो द रेशियो ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ टू स्फीयर। पहले तो बात करें स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता क्या है, ये होता है 2/5 mr²। अबाउट द डायमीटर हैविंग द सेम मास। तो दोनों का मास सेम है, तो दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उनके रेडियस के रेशियो के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा। तो रेडियस का रेशियो 1/2 है, का स्क्वायर करें तो आंसर विल बी इक्वल्स टू 1/4 विच कम इन द ऑप्शन नंबर 3। A string is wrapped along the rim of a wheel of moment of inertia this one and the radius this। If the string is now pulled by the force 10 Newton, then the wheel start to rotate about its axis from rest। The angular velocity of the wheel after 2 seconds is। ऐसे समझें, ये आपके पास एक व्हील है, इसके ऊपर हमने स्ट्रिंग रैप करके इसको इस तरह से 10 न्यूटन से पुल करना स्टार्ट किया और इस एक्सिस के अबाउट इसने रोटेट करना स्टार्ट किया। अगर आपने 10 न्यूटन से इसको खींचा होगा तो इसके ऊपर एक टॉर्क आया होगा। टॉर्क का फॉर्मूला बनेगा फोर्स इनटू रेडियस। फोर्स इज 10 न्यूटन एंड रेडियस इज गिवन एज 10 सेंटीमीटर। तो इसको हमने मीटर में कन्वर्ट किया तो ये हमारे पास आ गया टॉर्क इज इक्वल्स टू 1। तो नाउ क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट ओमेगा। तो पहले हम अल्फा ढूंढ लेते हैं जो कि टॉर्क डिवाइड बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा। तो क्वेश्चन ने टॉर्क 1 दिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 0.10। सॉल्व करें तो ये 10 हो गया हमारे पास। अब कहते हैं ओमेगा विल बी इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा इनटू टी। इट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, दैट्स व्हाई ओमेगा नॉट इज 0, अल्फा इज 10 एंड टाइम इज टेकन एज 2 सेकंड। सो आंसर इज कमिंग एज 20 रेडियन per second is the angular velocity at t equal to 2 seconds. Energy of 484 joule is spent in increasing the speed of flywheel from this to this. The moment of inertia is this one. देखिए काइनेटिक एनर्जी के चेंज की बात कर रहा है, क्योंकि जब भी एनर्जी स्पेंड करी जाती है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज होती है, जिसका फॉर्मूला आप लिख सकते हैं 12 I ω2 का स्क्वायर माइनस ऑफ
omega 1 square. The change in kinetic energy is 484 joule, that is equals to half into moment of inertia. ये आपके पास है 360, लेकिन ये दिया हुआ है आरपीएम में, तो आपको इसको पहले जो है रेडियन पर सेकेंड में कन्वर्ट करना होगा. तो यू विल राइट 2π/60 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 60 इंटू 2π/60 का होल स्क्वायर. ठीक है, तो ओमेगा को हमने पहले रेडियन में कन्वर्ट किया और उसके बाद इस क्वेश्चन को करना स्टार्ट किया. यहां पे आपके पास आया 484 इज इक्वल्स टू हाफ इंटू आई. 60 से इसको कट करते हैं, 6 टाइम 6 का स्क्वायर हो गया 36 पाई स्क्वायर. 36 पे नहीं आएगा, 36 के साथ में आपके पास 2 पाई और भी है, तो यू विल जस्ट राइट 144 पाई स्क्वायर. 60 से इसको कट किया, माइनस ऑफ 4 पाई स्क्वायर. So we are getting moment of inertia is 484 multiply by 2 divide by 144 minus 4 is 140 into pi square. तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये आपके पास हुआ 484 multiply by 2 divide by 140, तो आंसर इज कमिंग एज 0.69 kg मीटर स्क्वायर, जिसको अप्रोक्सीमेटली 0.7 लिखा जा सकता है. तो 0.7 kg मीटर स्क्वायर इज द राइट आंसर फॉर द मोमेंट ऑफ इनर्शिया. The ratio of the radius of gyration of a solid sphere of mass m and radius r about its own axis to the radius of gyration of the thin hollow sphere of the same mass radius about its axis is. देखिए, एक सॉलिड स्फीयर का अगर आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखते हैं तो वो आपके पास आ रहा है 2/5 mr². और इसी तरह से अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया होलो स्फीयर लिखते हैं तो ये आपके पास है 2/3 mr². अगर दोनों के रेडियस ऑफ गायरेशन, मतलब सॉलिड स्फीयर के रेडियस ऑफ गायरेशन और होलो स्फीयर के रेडियस ऑफ गायरेशन का रेशियो लिखेंगे तो ये आपके पास आता है 2/5 का अंडर रूट डिवाइड बाय 2/3 का अंडर रूट, जिसको सॉल्व करके आपका आंसर होता है 3/5 का अंडर रूट. तो ऑप्शन इसमें कोई भी करेक्ट नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है नीट में बोनस हुआ था. इसका करेक्ट आंसर है √3/5 का अंडर रूट. ठीक है, और आंसर दिया था 3/5. एक्चुअली यहां पे क्वेश्चन ने पूछना चाहिए था द रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन, बट उन्होंने पूछा रेडियस ऑफ गायरेशन, तो इसलिए बोनस चला गया था. A constant torque of 100 Newton meter turns a wheel of moment of inertia about an axis passing through its center starting from rest. Its angular velocity after 3 seconds क्या होगा? देखिए, टॉर्क अगर आपको दिया हुआ है तो आप उससे क्या कर सकते हो, आई अल्फा लगा के अल्फा ढूंढ सकते हो, जो कि आएगा टॉर्क बाय आई. The torque is given as 100 and moment of inertia is 300, so you are getting alpha is equals to 1/3. अब क्वेश्चन ने पूछा 3 सेकंड पे ओमेगा बता दीजिए, तो यू विल जस्ट राइट अल्फा इज 1/3 एंड टाइम इज गिवन एज 3 सेकंड. मल्टीपल करके आंसर आ गया 1 रेडियन पर सेकंड. The moment of inertia of a thin rod about an axis passing through its midpoint and perpendicular to the road is this one. The length of road of the 400 ग्राम क्या होगा? किसी भी रोड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके सेंटर से पास करा के अगर पूछा जाए midpoints and perpendicular to road, the moment of inertia is ml²/12. ये हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला है, जिसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें 2400 दिया गया है. मास की वैल्यू हमारे पास 400 है. मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें 2400 दिया गया है. मास की वैल्यू हमारे पास 400 है, डिवाइड बाय 12 इंटू एल स्क्वायर हो गया. यहाँ पे देखिए डेटा एक ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया गया और एक ग्राम में दिया गया, इसलिए हमें कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है. डायरेक्ट हमारी लेंथ जो है वो सेंटीमीटर में कैलकुलेट होके आ जाएगी. अब इसको हमने यहां से कट करना है, तो 12 को यहाँ पे कट किया, 12 एंड पहले 00 कट हो गया, 6 आया. ये आपके पास है 12 इंटू 6 इज इक्वल टू एल स्क्वायर. सो एल इज कमिंग एज अंडर रूट ऑफ 72. तो अंडर रूट ऑफ 72 अगर हम अंडर रूट करेंगे तो नियरली यू विल गेट 8.5 सेंटीमीटर. तो 8.5 सेंटीमीटर इज द
लेंथ ऑफ दिस रोड अप्रोक्सीमेटली कैलकुलेट करके ये आंसर आया हमारा। ये हमारा रोटेशनल मोशन का लास्ट क्वेश्चन है जो कि नीट 2025 में आया है। जब हमने कहा था रोटेशनल मोशन का बहुत टफ पेपर आया है, तब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है देखिए। ए स्फीयर ऑफ रेडियस r इज कट फ्रॉम ए लार्ज सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस 2r as shown in the figure. The ratio of the moment of inertia of smaller sphere to that of the rest part of the sphere about the y-axis क्या होगा। तो पहले देखिए ऐसे क्या करना है हमने। लेट मास ऑफ बिग स्फीयर, मास ऑफ बिग स्फीयर का मतलब टोटल मास मान लीजिए आपके पास m है, तो इसका मास हमने m समझ लिया, ठीक है। अब कहते हैं छोटे वाले का मास कितना होगा जिसको हमने कट करके बाहर निकाला है। इस पार्ट को हमने यहां से कट के इसका बाहर निकाला, तो मास ऑफ स्मॉल स्फीयर हमें कैलकुलेट करना होगा। तो देखिए मास यहां पे प्रोपोर्शनल होगा सॉलिड पार्ट होने की वजह से वॉल्यूम के, और वॉल्यूम प्रोपोर्शनल होगा रेडियस की पावर 3 के, ठीक है। तो हम ऐसे कहते हैं पहले हमारा मास था मान लीजिए m था और हमारा मास स्मॉल m हो गया। पहले वाली रेडियस हमारे पास r1 थी और अब की रेडियस r2 हो गई। तो हम पहले कैलकुलेट करते हैं कि छोटे वाले पार्ट का मास क्या होगा। तो हमने लिखा कैपिटल M बाय स्मॉल m। बड़े वाले पार्ट की रेडियस 2r दी गई है और स्मॉल वाले पार्ट की रेडियस r दी गई है की पावर 3 करिए हमने यहाँ पे। तो ये आपके पास है 2 raised to power 3 is equals to 8। सो वी कैन राइट एट स्मॉल स्फीयर का मास जो आएगा वो आएगा m बाय 8। तो ये हो गया, इसका मास हो गया m बाय 8, ठीक है। अब कहता है y एक्सिस के अबाउट हमें ना छोटे वाले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है और कटने के बाद जो बच गया है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रेशियो ढूंढना है। तो देखो धीरे धीरे करना पड़ेगा, क्वेश्चन थोड़ा सा जो है मैथमेटिकली ज्यादा है। पहले हम कहते हैं ये हमारा एक स्फीयर है जिसको ये जो पार्ट हमने बनाया ये y एक्सिस बनाया, इसका रेडियस क्वेश्चन ने 2r दिया और मास m दिया। तो कहते हैं इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या बनेगा। तो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा होता है 2/5 mr²। तो m की जगह m लिखा और r की जगह 2r लेके हमने लिखा 2/5 mr² वाला फॉर्मूला अप्लाई किया। 2 2 4 4 into 2 8/5 mr² हमारे पास यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका आ गया है। उसके बाद देखिए इसी स्फीयर में से हमने एक छोटा स्फीयर कट करा है, इसी स्फीयर में से हमने एक छोटा स्फीयर कट किया है, उसका y एक्सिस बनाया जाए तो वैसा ही वहीं पे ही आएगा y एक्सिस जैसे पहले आया था। तो y एक्सिस अभी भी वही है। इसका मास अब हम कहते हैं m बाय 8 हो चुका है और इसकी रेडियस r हो गई है। तो इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैलकुलेट करें स्मॉल वाले का कितना आया। तो ये जो आपने एक्सिस बनाया वो इसकी टेंजेंट बन रही है। टेंजेंट बनाने के लिए की वजह से हमें यहाँ पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगानी पड़ेगी। तो पहले लेते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ICM क्या हुआ। तो स्फीयर होने की वजह से वापस से 2/5 mr² बना प्लस स्मॉल m इंटू r²। देखिए इसकी रेडियस r है, इस वजह से मैंने डायरेक्ट r लिख दिया है, लेकिन मास जहां पे आ रहा था वहां मैंने स्मॉल m यूज किया। अब जो स्मॉल m की वैल्यू है वो हमारे पास है m बाय 8 r² प्लस यहां पे भी m बाय 8 r²। अगर इसमें से हम लोग जो है mr² कॉमन ले लें तो यहां पे LCM हमारे पास आ रहा है 40। तो ऊपर हमारे पास बचा 2 और ये हमारे पास बचा 8 5। तो यू आर गेटिंग 7 बाय 40 mr²। तो क्वेश्चन ने पूछा स्मॉलर स्फीयर का मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, वो तो आ गया 7/40 mr²। अब उसने पूछा रिमेनिंग का कितना है, जो बच गया है रेस्ट का कितना है। तो कहते देखो इनिशियली हमारे पास था 8/5 mr², जब हमने बिना कट करके रखा और कट करने के बाद हमारे पास हुआ 7/40 mr²। तो रेस्ट का हमारे पास बना है 40, हमने LCM लिया 64 माइनस ऑफ 7 mr²। जैसे लिखा जाए तो ये हो गया 57 mr² by 40। So now the moment of inertia of the smaller sphere to the moment of inertia of the rest part is equals to 8 by स्मॉलर वाले का कितना है, स्मॉलर वाले का है 7/40 सॉरी। तो 7/40
और रेस्ट में से हमारे पास है 57/40, तो रेशियो इज कमिंग एट 7/57. दिस इज कमिंग इन द ऑप्शन नंबर 3 विच इज द राइट आंसर. तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, आपको ये क्वेश्चन समझ आया हो. ये हमारा 2025 का लास्ट क्वेश्चन था, जिसको हमने कहा कि अब तक का सबसे टफ एग्जाम हमारे पास जो नीट का है वो 2025 आया है. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको क्वेश्चन समझ आए हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इन वीडियोस को अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें, ताकि हम जो मेहनत आप लोगों के लिए कर रहे हैं वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए और बहुत ज्यादा बच्चे इस वीडियोस का फायदा उठा सके और नीट में अच्छे मार्क्स गेन कर सकें. आज की वीडियो में बस इतना ही. अगली बार हम फिर से मिलेंगे नई वीडियो नए टॉपिक के साथ में. थैंक यू सो मच.